साथियों नमस्कार। मैं बीरेंद्र सिंह रावत। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तब से भारतीय ज्ञान परंपराओं पर काफ़ी बात हो रही है। लेकिन यह बात एक तरफा है और अनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें भारतीय ज्ञान परंपराओं की बहुत सी परंपराओं पर बात ही नहीं हो रही है या उन्हें ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे वे परंपराएं एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। अगर हम मिथकों की तरफ चलें तो हमें शंबूक का मिथक मिलता है, जिसे केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह जिस जाति में जन्मा उस जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर हम दूसरे मिथक की तरफ चलें तो हमें एकलव्य का मिथक मिलता है। एकलव्य जिसने अपनी एक्सपर्टीज से और अपने टैलेंट से सिर्फ देख देख करके धनुर्विद्या सीख ली, लेकिन उसे अपना अंगूठा गंवाना पड़ा, क्योंकि वह जिस जाति से, जिस सामाजिक वर्ग से संबंधित था, उसे इस तरह की विद्या हासिल करने का कोई अधिकार नहीं था। ये केवल मिथकों की बात नहीं है। अगर हम मिथकों से इतिहास की तरफ आएं तो बाबा साहब अंबेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा हमें इस बात का पर्याप्त सबूत देती है कि भारतीय ज्ञान परंपराओं में बहुत कुछ है जिस पर खुलकर बात किए जाने की जरूरत है और जिसके असर आज भी दिखाई देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में लिखा है कि कैसे स्कूल में उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, कैसे उन्हें स्कूल में अलग रखा जाता था, कैसे दिन भर उन्हें पानी के बिना रहना पड़ता था एक छोटे से बच्चे को, क्योंकि वह किसी मटके को छू नहीं सकते थे और जिस आदमी की जिम्मेदारी थी कि वह बाबा साहब को जरूरत पड़ने पर पानी पिलाएगा, वह कई बार या तो उपस्थित नहीं होता था या फिर बाबा साहब को देख करके मुंह मोड़ करके चल देता था। धनंजय कीर ने बाबा साहब की जीवनी लिखी है, उसमें उन्होंने एक प्रसंग का जिक्र किया है। बाबा साहब जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक कक्षा में टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और मैथमेटिक्स के एक सवाल को हल करने के लिए उन्होंने विद्यार्थियों से कहा। कक्षा का कोई भी विद्यार्थी उस सवाल को हल नहीं कर सका। बाबा साहब ने कहा कि वह इसका हल जानते हैं। टीचर ने कहा कि अगर जानता है तो ब्लैक बोर्ड पर आ करके इसका हल निकालो। बाबा साहब जब अपनी सीट से ब्लैक बोर्ड की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, इतने में ही पूरी क्लास ब्लैक बोर्ड की तरफ दौड़ पड़ी। क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे क्लास के बच्चे अपने टिफिन बॉक्सेस रखते थे और जो कास्ट हिंदूज के बच्चे थे उन्हें लगा कि अगर अंबेडकर ब्लैक बोर्ड को छुएंगे तो उनका खाना दूषित हो जाएगा। यह परंपरा भी भारतीय ज्ञान परंपरा की ही देन है और हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस परंपरा ने लाखों लाख लोगों को पढ़ाई से दूर रखा, ज्ञान परंपराओं से दूर रखा या उनकी ज्ञान परंपराओं को दर्ज नहीं होने दिया। ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख इसी तरह की ज्ञान परंपराओं के खिलाफ जीवन भर लड़ती रहीं। अब तक हजारों लाखों करोड़ों लोग रहे होंगे जिन्हें भारत की अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाओं ने पढ़ने नहीं दिया। वर्ण व्यवस्था को सही या गलत कहने को लेकर गांधी और अंबेडकर के बीच एक बहस चली और यह बहस अंबेडकर की किताब एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के बाद पैदा हुई। वर्ण व्यवस्था सही है या नहीं सही है, इस पर गांधी और अंबेडकर के अपने अपने तर्क थे। एक वर्ण व्यवस्था जैसी परंपरा को गलत बता रहे थे और दूसरे उसी व्यवस्था को ठीक बता रहे थे। तो जब हम भारतीय ज्ञान परंपराओं पर बात कर रहे हैं तो इस तरह की परंपराओं पर हमें खुलकर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये परंपराएं आज भी भारत के लाखों लाख लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। भारतीय समाज के स्वयं के पैदा हुए कुछ खतरे हैं, यानी कि जो उसकी अपनी देन है। ये बात क्यों कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपराओं पर बात करते हुए अधिकांश लोग
ये कह रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को सबसे बड़ा खतरा औपनिवेशिक शक्तियों से था और अब भी औपनिवेशिक शक्तियों से है। लेकिन पितृसत्ता, वर्ण व्यवस्था की कोख से जन्मी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, वर्ण व्यवस्था जैसी जो बीमारियां हैं और जो खतरे हैं, वह तो हमारे क्राइसिस हैं अंदर के, यानी क्राइसिस विद इन है। जी.एन. देवी ने एक किताब लिखी जिस किताब का शीर्षक है द क्राइसिस विद इन, और उसमें वह भारतीय ज्ञान परंपराओं को लेकर के 3 संकट जो हैं उनकी बात करते हैं। और उनमें से एक संकट यही है कि हमने कैसे ऐसी व्यवस्थाएं रची जिसमें हमने महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को ज्ञान की परंपराओं से और ज्ञान से ही दूर रखा। कबीर ने लिखा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आखिर कबीर को ऐसा क्यों कहना पड़ा होगा कि साधु की जात न पूछो? यानी साधु का मतलब क्या? साधु का मतलब है कि जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो जानकार आदमी है, उसकी जात मत पूछो। इसका मतलब कबीर इस बात से दुखी थे, इस बात से परेशान थे कि साधु की जात पूछी जा रही है, नॉलेजेबल व्यक्ति की जात पूछी जा रही है। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इतिहास से ही अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। एक किताब है जिसका शीर्षक है अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया। इसके लेखक बहुत सारे लोग हैं, घनश्याम शाह, हर्ष मंदर, सुखदेव थोराट, सतीश देशपांडे, अमिताभ आविष्कर। इन लोगों ने इस किताब को लिखा कि भारतीय जो गांव हैं उनमें छुआछूत अभी भी किस किस तरह से व्याप्त है। इसी किताब में एक घटना का जिक्र है, एक घटना दर्ज है। 1856 की बात है। महार जाति का एक लड़का स्कूल में एडमिशन लेने पहुंचा। एडमिशन उसे नहीं दिया गया, मना कर दिया गया, और ये मना किया उसकी जाति के आधार पर। लेकिन वह लड़का और उसके परिवार के लोग इस कोशिश में लगे रहे कि उसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिले। उस लड़के को एडमिशन मिलने में 2 साल लग गए, पूरे 2 साल। क्योंकि जो उस समय की सरकार थी, यानी कि 1857 के बाद तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, लेकिन 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो उस समय की जो सरकार थी वह भारत के सोशल मैटर्स पर हस्तक्षेप करने से कतरा रहे थे। उनको लग रहा था कि उन्हें भारत की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये सोशल मैटर कौन से थे? ये सोशल मैटर थे जाति का, वर्ण व्यवस्था का, लड़कियों को न पढ़ने देने की व्यवस्थाओं के सोशल मैटर्स थे, जिनमें हस्तक्षेप करने से अंग्रेज सरकार बच रही थी। तो भारत के खास जातियों के लोग या खास सेक्स के लोग न पढ़ पाए, इसकी व्यवस्था हमारे लिए औपनिवेशिक शासकों ने नहीं की, बल्कि ये व्यवस्था हमने की थी, यानी भारतीयों ने की थी। और इसलिए ये क्राइसिस जो है हमारा अपना पैदा किया हुआ है, ये क्राइसिस विद इन है। ये क्राइसिस किसी औपनिवेशिक सत्ता ने हम पर थोपा नहीं है। एक बच्चे को एडमिशन मिलने में 2 साल लग गए। कौन लोग थे जो उसके एडमिशन को रोक रहे थे? क्यों रोक रहे थे? उनकी क्या मजबूरियां थी? क्या उनका धर्म उनको ये कह रहा था? क्या उनकी परंपराएं उनको ये कह रही थी? क्या उनकी मान्यताएं उनको ये कह रही थी कि इस जाति के बच्चे को, इस जाति के व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? तो ये जो क्राइसिस है ये विद इन है। बार बार ये बात कहते रहने से कि हमारे जो क्राइसिस हैं दरअसल वे औपनिवेशिक शासन की देन है, ये बिल्कुल सरासर अधूरी बात है। हाँ, बहुत सारे क्राइसिस हमारे ब्रिटिश सरकार के देन हो सकते हैं, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के देन हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्राइसिस, शिक्षा और ज्ञान के सभी क्राइसिस जो हैं वे औपनिवेशिक शासन के देन है। यह बात अधूरी है, यह बात पूरी नहीं है। राहुल सांकृत्यायन की एक किताब है हिमालय परिचय भाग 1।
उसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के राजाओं के ज़माने में निम्न जातियों के लोगों को ज़मीन और मकान रखने का अधिकार नहीं था। अब सोच के देखिए कि औपनिवेशिक शासन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग गढ़वाल में पहली बार 1815 में पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक ज्ञान परंपरा है, एक व्यवस्था है जिसमें कि हमने जिन्हें हम अनटचेबल्स कहते थे, जिन्हें हम निम्न जाति कहते थे, जिन्हें हम कास्ट हिंदू से बाहर रखते थे, उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। उन्हें जमीन और मकान रखने का अधिकार नहीं था। ये मकान रखने का अधिकार और जमीन रखने का अधिकार जो है वह औपनिवेशिक शासकों के आने के बाद मिलना शुरू हुआ। तो राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी के साथ ही राइट टू एजुकेशन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी का और एजुकेशन का आपस में काफी हद तक सीधा संबंध है जो आज भी देखा जा सकता है। क्योंकि कौन लोग हैं जो स्कूल के बाहर हैं, कौन लोग हैं जिन्हें कि स्कूल जाने की उम्र में फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है, ईंट के भट्टे में काम करना पड़ता है। ये वही लोग हैं जिन्हें प्रॉपर्टी के राइट से अलग अलग तरीकों से दूर रखा गया। तो राहुल सांकृत्यायन जब ये कह रहे हैं कि गढ़वाल राजा के जमाने में निम्न जातियों को जमीन और मकान रखने का अधिकार नहीं था, तो ये जो परंपरा थी, ये जो नियम थे, ये नियम हमारे बनाए हुए थे। ये किसी औपनिवेशिक सत्ता के बनाए हुए नियम नहीं थे। ये क्राइसिस हमारे अपने थे और ये क्राइसिस जो हैं वो क्राइसिस विदिन थे, जैसा कि जीएन देवी कहते हैं। चलिए भारतीय ज्ञान परंपरा से एक और उदाहरण लेते हैं। मनुस्मृति का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उसके 5वें अध्याय का 147वां श्लोक है। ये श्लोक जो है स्त्रियों के बारे में क्या कहता है, जरा इस बात को हम जान लें। यह श्लोक कहता है कि बचपन में स्त्री पिता के वश में रहे, जवानी में पति के वश में रहे और पति की मौत के बाद बेटों के वश में रहे, पर स्वतंत्र कभी न रहे। यानी कि स्त्री जाति को स्वतंत्रता कभी भी हासिल नहीं होनी चाहिए। यह भी हमारी ज्ञान परंपरा का एक हिस्सा है। यह भी हमें कबूल करना चाहिए कि यह बीमारी कि औरतें आज़ाद नहीं रह सकती, उनका कोई स्वतंत्र जीवन नहीं हो सकता, यह औपनिवेशिक सत्ता की देन नहीं है, बल्कि यह हमारी देन है। इसलिए सब कुछ औपनिवेशिक सत्ता पर लाद देना और एक झूठ का प्रचार करना कि औपनिवेशिक सत्ता की वजह से ही हमें नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर औरतों को स्लेव बनाना है, अगर औरतों को सब्जुगेट करना है, तो जाहिर सी बात है कि आप 50% आबादी को ज्ञान के विकास से दूर रख रहे हैं। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का 154वां श्लोक क्या कहता है? वह भी स्त्रियों के बारे में एक परंपरा की बात करता है, ज्ञान परंपरा की बात करता है। यह श्लोक कहता है कि पतिव्रता स्त्री को शील रहित पर स्त्रीगामी गुणहीन पति की भी सदा देवता के समान पूजा करनी चाहिए। यानी कि एक स्त्री है जिसका ब्याह हो गया है, अब उसका पति शील रहित है, यानी बेहद बदतमीज है, पर स्त्रीगामी है, यानी उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, और गुणहीन है, उसमें कोई गुण ही नहीं है, तब भी ऐसे पति की सदा देवता के समान पूजा करनी चाहिए, सदा। यह भी हमारी ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। तो जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात कर रहे हैं, तो हमें इन ज्ञान परंपराओं पर भी बात करनी चाहिए जो कह रही हैं कि एक बड़ी आबादी को जाति के आधार पर और दूसरी बड़ी आबादी को लिंग के आधार पर शिक्षित होने का, सम्मानित होने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ उदाहरण और कुछ दृष्टि मिली होगी कि जब हम भारतीय ज्ञान परंपराओं पर बात कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि सारा का सारा दोष औपनिवेशिक सत्ता पर डालना कहाँ तक वाजिब है, क्योंकि अगर हम सारा का सारा दोष औपनिवेशिक सत्ता पर डाल देते हैं तो फिर
जो सेल्फ क्रिटिसिज्म हमको करना चाहिए, जो कबीर कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, यानी अपनी निंदा करनी चाहिए और उससे जो है हमें अपने को मॉडिफाई करना चाहिए, अपने में सुधार लाना चाहिए। उस परंपरा से हम अपने आप को दूर कर लेंगे। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।